मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि देश भर में तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र की एनडीए सरकार ने यह फैसला ले लिया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में आज 2 अप्रैल को पेश किया जाएगा। जी हां, संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। जी हां, संसदीय समिति में कुल 44 संशोधन पेश किए, जिसमें करीब 14 संशोधन जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर लिए। जी हां, संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। अब देखना यह है कि क्या सरकार वास्तव में इस बिल को पास कराना चाहती है, क्योंकि सरकार ये बिल संसद में लाती है तो इसे पारित करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला है। हालांकि आंकड़ों की लिहाज से विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए एनडीए दलों की पर्याप्त बहुमत है। अब देखना ये कि सरकार की मंशा क्या है। जी हां, आमतौर पर एनडीए के दलों में अगर वक्फ बिल को लेकर कोई मतभेद नहीं होता तो सरकार संसद से बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू हो या टीडीपी, दोनों ही पार्टियों का बेस मुस्लिम समुदाय के बीच ठीक ठाक रहा। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां आंख मूंदकर सरकार को समर्थन देगी। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार विनोद शर्मा कहते कि ये दोनों ही पार्टियां इस बिल को लेकर सौदेबाजी करेगी। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार इफ्तार पार्टियों में और ईद के मौके पर जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दिखे हैं, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी हां, जेडीयू की एक एमएलसी ने खुलकर इस बिल का विरोध किया है। इसे देखते हुए ये कहना मुश्किल लगता है कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार आसानी से मान जाएंगे। जी हां, उधर रमजान की शुभकामनाएं देते हुए टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया है कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। मतलब साफ है कि नायडू के लिए भी वक्फ बिल पर आंख मूंदकर समर्थन देना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। जी हां, ये मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। जी हां, कोर्ट ने कहा कि ये मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। पीड़ितों का कहना था कि राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया। इसके कारण प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घर गिरा दिए गए। म्यांमार और थाईलैंड में हाल ही में आए 7.7 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप ने जो भारी तबाही मचाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। जी हां, लोग इस सदमे से अभी उभरे भी नहीं थे कि जापान ने नई चेतावनी जारी कर खलबली मचा दी है। देश की सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जापान में आने वाले समय में महाभूकंप आने की आशंका है, जो देश में भारी तबाही मचाएगा। जी हां, एक झटके में लाखों मौतें हो सकती, समुद्र में भयंकर सुनामी उठेगी और कई शहर जलमग्न हो सकते हैं। जी हां, न्यूज एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार जापान सरकार ने चेतावनी जारी की है कि अगर 9 तीव्रता का भूकंप आता है तो 13 लाख लोग बेघर हो जाएंगे और सुनामी और इमारतों के ढहने से लगभग 3 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जापान की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली दंगे से जुड़े केस में अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। जी हां, 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच की मांग करते हुए दायर याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने
मंगलवार को ये आदेश दिया। जी हां, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। जी हां, अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के आधार पर पता चला कि कपिल मिश्रा की मौजूदगी करदमपुरी इलाके में थी और एक संज्ञेय अपराध हुआ, जिसकी जांच की आवश्यकता है। कपिल मिश्रा अभी करावल नगर से विधायक है और दिल्ली की भाजपा सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। जी हां, मिश्रा कानून और रोजगार समेत कई अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। आरएसएस सरकार के बाद दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि मथुरा और काशी को लेकर संघ का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर कार्यकर्ता चाहे तो वो आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को संगठन नहीं रोकेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने स्पष्ट किया कि अगर संगठन के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद से संबंधित प्रयासों में भाग लेते तो संगठन को कोई आपत्ति नहीं होगी। जी हां, सरकार के बाद दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि ये तो राम मंदिर के बाद 400 सीट लाने वाले थे, आए कितने, मात्र 240। यही होगा जब ये बार बार मंदिर मस्जिद करेंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ देश को बांटना चाहती है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब मथुरा और काशी विवादित है तो क्या बीजेपी और संघ को कानून पर विश्वास नहीं है? कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। ऐसे विवादित बयानों से ये लोग क्यों देश को बांटना चाहते हैं? तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है, मगर अभी से ही सियासी हलचल बढ़ गई है। जी हां, डीएमके को हराने के लिए चुनाव से पहले क्या भाजपा और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होगा? ये सवाल सबके मन में है। इस बीच खबर है कि के अन्नामलाई जल्द ही बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि 2023 में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच दरार की बड़ी वजह अन्नामलाई ही थे। अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बातचीत तेज होने के साथ ही अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी चीफ का पद छोड़ सकते। बताया गया है कि अन्नामलाई की कुर्सी सजा के तौर पर नहीं छीनी जा रही, बल्कि भाजपा ऐसा जातिगत समीकरणों को साधने के लिए कर रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पेंशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हां, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते मार्च महीने में यूपीएस को नोटिफाई किया था और इसके 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। जी हां, ये स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम चाहते हैं। यूपीएस उन केंद्र कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं। उनके पास अब विकल्प होगा कि वो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। जी हां, सरकार ने बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आधिकारिक ऐलान किया था और अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने की घोषणा की थी। जी हां, एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को इस नई स्कीम का लाभ मिलेगा। यानी जो केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। इस धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई। जी हां, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फैक्ट्री में बॉयलर फट गया जिस समय यह हादसा हुआ। फैक्ट्री के अंदर 30 मजदूर काम कर रहे थे। जी हां, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। फैक्ट्री के अंदर लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। जी हां, जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ है उसका नाम दीपक ट्रेडर्स है। यहाँ पटाखे बनाए जाते थे। हादसे के बाद फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। मौके पर डीएम माहिर पटेल भी पहुंचे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि इस फैक्ट्री को पटाखा बनाने का लाइसेंस मिला था या नहीं। इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल और गुजरात के बड़े हिस्से में लू चलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, केरल समेत 6 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है।
जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। यहाँ 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जी हाँ, इससे सुबह शाम के वक्त तापमान में गिरावट हो सकती है। राजस्थान में 2 अप्रैल को 7 जिलों और 3 अप्रैल को 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, 31 मार्च से 3 अप्रैल तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आंधी के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। इधर गुजरात और बिहार में गर्म हवाओं की वजह से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा बढ़ सकता है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।